Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we'll be discussing theoretical and conceptual framework and its importance in research. Theoretical and conceptual framework is actually a structure. जिस तरह एक इमारत खड़ी होती है स्ट्रक्चर के ऊपर, इसी तरह जो आपका थीसिस है, जो आपका रिसर्च आर्टिकल है, तो आपकी रिसर्च है वो इसी तरह एक फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर कहते हैं उसके ऊपर खड़ी होती है। अब ये है क्या चीज, ये हमने समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, रिसर्चर्स शुड ऑलवेज लुक थ्रू एन इसेंशियल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है रिसर्च में, उसको हम थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं। और इन दोनों में फर्क भी है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इट इज जस्ट लाइक building research document. So without structure, as building falls down, same is the case here. तो बिल्कुल एक जिस तरह अगर किसी की, जिस तरह मेरी आई साइट वीक है तो मैं जो है चश्मा इस्तेमाल करता हूँ, तो without which the things will not look good, the things will not be all right for me. तो इसी तरह एक रिसर्चर के लिए फ्रेमवर्क का होना जरूरी है। अच्छा, एक और एग्जांपल रियल लाइफ से अब देखें। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए डिश, फॉर एग्जांपल खास तौर पे खवातीन घर में बनाती हैं, तो जो बच्चियां अभी नया नया सीख रही हैं, तो दे enthusiastically enter their kitchen and prepare a dish. अगर उन्होंने बनानी है तो जाहिर है उनके सामने जो फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर या गाइडलाइन जो होती हैं वो उनकी मदर होती हैं। तो उनकी मदर जो है वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, यानी उनको रेसिपी और सारी गाइडलाइन वो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं फॉर द बिगनर्स। तो बिगनर्स के लिए जो गाइडलाइन, जो एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, वो उनकी मदर या जिससे भी किसी बड़े से वो सीख रहे होते हैं। अब उनका अपना इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है, सिंस दे आर द न्यू जनरेशन, यंगर जनरेशन, तो उनके टेस्ट और उनके जो पसंद नापसंद है, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग वो डिफरेंट है। तो इसलिए दे एक्चुअली ट्राई टू इनोवेट। और वो उस इनोवेशन में क्या करते हैं, समटाइम्स दे ऐड समथिंग न्यू, ताकि उसमें ज्यादा फ्लेवर और ज्यादा टेस्ट और आजकल की जो जनरेशन है उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के मुताबिक हो। तो दिस इज एक्चुअली सिमिलर केस हेयर फॉर रिसर्च। तो इसके बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग गाइडलाइंस। एक को जिसको हम कहते हैं विच इज बेस्ड ऑन थ्योरी, एंड दिस इज नोन एज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अनदर इज एक्चुअली from the existing literature, wherein multiple studies have been conducted as a guideline। अगर हम उनमें से कुछ dimensions निकालते हैं और फिर अपना बताते हैं कि हम कैसे करने जा रहे हैं, हमारा मॉडल क्या होगा, तो that is known as conceptual framework. तो theoretical framework is actually the framework for which we follow established theories। उन्हीं की गाइडलाइन, उन्हीं की assumptions को हम देखते हैं। और conceptual framework वो concept जो बेस्ड ऑन प्रीवियसली कंडक्टेड स्टडीज, हम अपना एक रास्ता बनाते हैं, अपनी डायमेंशंस डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स को लिस्ट करते हैं कि ये हमारी डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, और ये हमारे मीडिएटिंग वेरिएबल्स होंगे, ये हमारे मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होंगे, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये एक उसको समझाने के लिए, अब जाहिर है बहुत सारी चीजें, समटाइम्स वी यूज द ब्लेंड ऑफ टू, यानी थ्योरी से भी होती है और कुछ एम्पिरिकल एविडेंस भी मौजूद होते हैं, यानी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्टडीज होती हैं या ऐसे रिसर्चर्स ने की होती हैं जो उनकी ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो प्रीवियसली टेस्टेड थ्योरीज होती हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होती, या उनकी अजम्पशंस को वो टेस्ट करते हुए कुछ नए इनोवेटिव वेरिएबल लेके आते हैं, नई डायमेंशन ऐड करते हैं, तो जिसको ब्लेंड ऑफ टू कह सकते हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं और इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसका एक तरीका तो ये है समझाने का कि हम जिस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं रिसर्च के अंदर, जो वेरिएबल्स हमने
बनाए होते हैं उनको रिलेट करने का तरीका जो है वो दो है। एक ये है कि हम एक डायग्राम से रिलेट करके बता देते हैं, डायग्राम बनाए उसमें मुख्तलिफ बॉक्स, बॉक्स के अंदर वेरिएबल्स के नाम और उनके साथ एरोस लगा के, जैसे आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमने मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, इकोनोमेटिक्स पढ़ी हुई है, तो फिर उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में यानी मैथमेटिकल इक्वेशन से हम समझा सकते हैं। तो ये देर आर टू वेज टू शो दी फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क को हम, पहली बात तो ये फ्रेमवर्क बनता कैसे है। नंबर वन, इट कम्स फ्रॉम द वेरिएबल्स, ऑल द डायमेंशंस एंड द वेरिएबल्स। नंबर टू, उनको हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं और या तीसरा जो है हम मैथमेटिकल इक्वेशन से। तो देयर आर different. So we will be discussing multiple examples so that you can get it very clearly and you should be able to develop your own framework. और फिर उसकी थीमेटिक डायग्राम बनाए। डायग्राम जो बनाते हैं उसको थीमेटिक डायग्राम, यानी वो थीम जो हम शेयर करते हैं कि हमारा थीम क्या है, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग थ्योरीज, एम्पिरिकल एविडेंसेस फ्रॉम द प्रीवियस स्टडीज। तो हम इसको कैसे करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं, वी लुक थ्रू theory, assumptions, and develop framework या model for the purpose of estimation. Obviously, it requires the understanding of variables और फिर उनकी ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि उनको डिफाइन कैसे किया गया है, उनको मेजर कैसे किया जाएगा, उनकी रेशोज क्या होंगी, रेशो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, और हमारे जिस इकोनॉमी पे हम इसको एस्टिमेट करने जा रहे हैं वहां पे क्या ट्रेडिशन है, वहाँ की बुक्स क्या कहती हैं, वहाँ की जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जो बैलेंस शीटें हैं, वो उन वेरिएबल्स को कैसे शो कर रही हैं, तो उसको समझना जरूरी होता है। फिर हम बाद में इसका फ्रेमवर्क, इक्वेशन या थीमेटिक डायग्राम बना के फिर हम इसके ऊपर डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि हमारे आज के लेक्चर के बाद फिर आगे जो लेक्चर्स आएंगे वो उनके ऊपर होगा कि ये फ्रेमवर्क बन गया, थीमेटिक डायग्राम बन गई, मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, डाटा इकट्ठा कर लिया, तो अब फर्दर क्या है। अच्छा, याद रखें एक सेट ऑफ लेक्चर्स हमारा वो डाटा कलेक्शन के ऊपर होगा, क्वेश्चनर डेवलपमेंट के ऊपर होगा, और इसके अलावा फिर एक अनदर सेट ऑफ जो हमारे लेक्चर्स होंगे, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स, वो डाटा एनालिसिस, क्योंकि डाटा एनालिसिस मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च अभी तक कर रहे हैं। तो देखिए अब as a first example I am sharing with you my own paper which was published. Dr. Adnan Shoaib and myself, we published an article which was published actually in one of good journals, internationally recognized journals. तो ये इसका टाइटल था एस्टिमेटिंग शॉर्ट रन लॉन्ग रन कोएफिशिएंट्स ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स विद ग्रोथ एंड मोमेंटम फैक्टर। अब इसमें आपको अगरचे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का नाम नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम फंडामेंटल फैक्टर्स, ग्रोथ, मोमेंटम फैक्टर और ये करते हैं, तो ये लेटेस्ट फर्दर डेवलपमेंट है जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की जो थ्योरी है या पोर्टफोलियो थ्योरी है हमारे, उसकी फर्दर एक डेवलपमेंट है जो ओवर द इयर्स हुई है। तो हमने इसमें किया क्या है, हमने फॉलो किया है नंबर वन ये फॉर्म ऑफ फ्रेंच, ये मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ लिटरेचर रिव्यू से। हमने इसको फॉलो किया, कारहार्ट को फॉलो किया, इनके मॉडल्स को स्टडी किया, और फिर कुछ एक दो स्टडीज और की, और उसमें हमने फॉर एग्जांपल ये जो जैसे फॉर्म ऑफ रेंज, ये साइज, एसएमबी, स्मॉल माइनस बिग, एचएमएल, हाई माइनस लो, तो ये बुक बेस्ड वैल्यू, और फिर ये मार्केट बेस्ड वैल्यू जो है उनके कंपनीज की या फर्म्स की या लिस्टेड कंपनीज की, और फिर ये मोमेंटम यानी ये जो है विनर माइनस लूजर इन द मार्केट, ग्रोथ जैसे अप्स माइनस डाउन्स जो है, इसको ये हमने इसके अंदर यानी इस थ्योरी की, यानी जो पोर्टफोलियो थ्योरी की जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से शुरू होती है और उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती गई, इसको हमने सामने रखा और इन वेरिएबल्स को हमने मॉडिफाई किया और कहा कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में which actually involves सिंगल रिस्क आइडेंटिफायर, जिसको हम कहते हैं मार्केट बेस्ड सिस्टमैटिक रिस्क,
और दूसरा रिस्क जो है जिसको विच इज एक्चुअली नॉट रिस्क, रिस्क फ्री रेट जो है उसको डाल के हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। लेकिन फर्दर डेवलपमेंट जब इस थ्योरी की हुई तो कुछ और भी रिस्क आइडेंटिफायर्स आ गए। फिर फर्दर डेवलपमेंट हुई तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एज रिस्क आइडेंटिफायर के तौर पे वो भी आए। तो इन तमाम चीजों को समझने के बाद जो एक फ्रेमवर्क या मॉडल बनाया गया वो हमने कुछ इस तरह से बनाया जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जैसे आ, ये देखें, तो हमने ये इन चीज़ों को देखा लिटरेचर से। ये मैंने जो येलो में दिखाया गया है लिटरेचर रिव्यू से, ये कैपएम से बात शुरू हुई यानी इनिशियल थ्योरी, फिर फर्दर डेवलपमेंट, और जिन जिन्होंने इसके अंदर जो जो डायमेंशन ऐड की हमने उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे जो मॉडल्स हैं वो कुछ इस तरह से, मैं आपको डायरेक्ट मॉडल की तरफ लेके जाता हूँ। ये नीचे इनिशियल मॉडल ये था, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, ये पहला मॉडल जिसको हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसमें आप देखें ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी प्रीमियम RI माइनस RF, RF रिस्क फ्री रेट और RI जो है वो रिटर्न फॉर एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। और इसी तरह बीटा 1 जो है ये भी एक्चुअली ये रिस्क फ्री को ही डिटरमिन करता है, लेकिन ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री, ये तो एक्चुअल RF होता है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू। और यहाँ पे बीटा 2 जो है ये सिस्टमैटिक रिस्क जिसको हम कहते हैं, व्हाई इट इज नोन एज सिस्टमैटिक रिस्क, बिकॉज इट इज डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ मार्केट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो क्योंकि ये RM माइनस RF जो है ये मार्केट प्रीमियम है। तो पहले एक थ्योरी को हमने इस इक्वेशन में जब ट्रांसलेट किया तो ये हमारा एक फ्रेमवर्क है, और ये बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क है, लेकिन इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट हुई तो इसको ये यहाँ पे मॉडिफाई किया गया। ये इसके फर्दर डेवलपमेंट में इसके अंदर ये फॉर्म ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर ये दो और आइडेंटिफायर्स ऑफ रिस्क या डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटर्न जो है वो दिखाए गए हैं। वो क्या हैं? HML यानी हाई माइनस लो, और SMB स्मॉल माइनस बिग। तो ये मार्केट वैल्यू और ये जो है उसकी बुक वैल्यू को इंडिकेटर के तौर पर ये लिया गया एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ये प्रीमियम। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट, तो हमने इन तमाम थ्योरीज को लेकर के अपना फ्रेमवर्क बनाया, और ये हमारा फ्रेमवर्क है। ये मॉडल जो है, ये मॉडल मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा गया है तो इसको मॉडल कहते हैं। और अगर इसको समझें इसके अंदर क्या वेरिएबल किस तरह से लाए गए हैं तो ये हमारा फ्रेमवर्क है। अब इसमें कोई डायग्राम वगैरह यूज नहीं की गई, सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन यूज की गई हैं। तो जाहिर है जब आपको मैथ आता है, इकोनॉमेट्रिक्स आती है, तो फिर आप ऐसे करते हैं। फिर इसके अंदर कोई इनोवेशन की जरूरत भी होती है, अगर हम उसी तरह ही कर देते तो इसका कोई फायदा नहीं था। हमने यहाँ पे ये मॉडल डिराइव किए और बताया कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन रिलेशनशिप में फर्क होता है। यानी हमने इसमें इनोवेशन ये की कि जो आज के रिटर्न्स हैं मार्केट से, जो आज के जो प्रीमियम मिल रहे हैं, तो ये कल के प्रीमियम के साथ किस तरह रिलेट कर रहे हैं, ये किस तरह से एडजस्ट होता है, यानी किस तरह से डाई डाउन होता है, जो विच लीड्स टू इंक्रीज या एनहांसमेंट ऑफ फर्दर रिटर्न्स टुमारो, डे आफ्टर टुमारो वगैरह। तो हिस्टोरिकली इनके दरमियान एक लिंकेज जो है वो कैसा होता है, हमने वो भी किया, यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग रन रिलेशनशिप हमने किया। इसके अलावा एक और इनोवेशन इसके अंदर ये हुई कि हमने क्वांटाइल रिग्रेशन, क्वांटाइल से मुराद यानी हम सिर्फ मीडियम अपना एवरेज इक्वेशन नहीं, बल्कि जो मीडियन है यानी मीन नहीं बल्कि मीडियन, मीडियन के अलावा 20th क्वार्टाइल, 20th क्वार्टाइल, क्वार्टाइल यानी फोर्थ जिसको हम कहते हैं, 25th परसेंट, 50th परसेंट वगैरह, ये कंसेप्ट इसके अंदर डाल के हमने इसमें फर्दर इनोवेशन की, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कि फ्रेमवर्क किस तरह से बनाए जाते हैं और मॉडल किस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन करके हमने उसके अंदर इनोवेशन की और फिर फाइनल ये रिजल्ट आए। तो इस एग्जांपल में एक प्योर फाइनेंस का मॉडल आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, जिसकी मदद से आप फ्रेमवर्क बनाते हैं, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मैथमेटिकली रिलेट करते हैं या डायग्राम से रिलेट करते हैं। आगे नेक्स्ट सेशन में हम डायग्राम को यूज करेंगे और इक्वेशन भी यूज करेंगे, दोनों
उसकी मदद से आई विल एक्सप्लेन कि एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनता कैसे है। तो इन दिस सेशन इतना ही। Inshallah, in next session of today's lecture, we will be discussing more examples. So we stop here, and I will welcome you in the next session.